हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे जुलाई मंथ का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, जून कंप्लीट हो चुका है, जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब थर्ड वीक अपन समझ रहे हैं जुलाई का। ठीक है, और जून और जुलाई के जो 2 वीक है उनकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो देख लेना। ठीक है, तो पहली न्यूज क्या है देखते हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, ठीक है, कार्लोस एल्केरास। ठीक है, अलकराज हिंदी में से प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं एल्केरास। ठीक है, इन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता, ये याद रखना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन्होंने क्या किया है, पहला विंबलडन खिताब, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक, इसके साथ ही इन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में बैडमिंटन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल के दौरान नोवाक जोकोविच को हराया। ठीक है, उनके विजय रथ को रोका, क्योंकि हर बार मोस्टली नोवाक जोकोविच ही विजेता रहते हैं। इससे पिछले जो हुआ था फ्रेंच ओपन, उसमें भी नोवाक जोकोविच ही विजेता थे। ठीक है, इसीलिए ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम याद रखना, कार्लोस एल्केरास। ठीक है, इन्होंने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। ठीक, बहुत चार होते हैं टेनिस के खिताब। ठीक है, टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक, जो जनवरी और फरवरी मंथ में होता है। ठीक है, ईयर के फर्स्ट महीने में ही। ठीक है, और फिर होता है फ्रेंच ओपन मई के आसपास। ठीक, और फिर होता है ये विंबलडन तीसरा, जून जुलाई, और अगस्त में होता है यूएस ओपन। ये चार ओपन होते हैं, चार टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उनको याद रखना। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, कार्लोस अल्काराज। ठीक, और ये क्या है, आपको क्या है, स्पेन के 20 वर्षीय अल्काराज बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक, 1986 में बोरिस बेकर थे, उन्होंने सबसे पहले सबसे कम उम्र में ये खिताब जीता था, 18 साल के। ये याद रखना। ठीक है, कि मतलब ये ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन उनका नाम याद रखना। कोई पहले पर तो ये है जो सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ये हो गए, ये 20 वर्षीय है जिन्होंने पहला अपना विंबलडन खिताब जीता। ठीक, तो अपन स्पोर्ट का जब वीडियो बनाएंगे तो सब कुछ कंप्लीट कर लें, कब हुआ 2023 का, कौन जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच कौन जीता विंबलडन, ये वाला हो गया यूएस ओपन। ठीक, तो ये क्या है, यूएस ओपन कंप्लीट हो जाएगा तो अपन एक वीडियो बना लेंगे स्पोर्ट का। अगर उससे पहले भी हुआ, अगर उससे पहले भी बना देंगे वीडियो, 2023 से लेकर अब तक जितने भी इवेंट हुए हैं स्पोर्ट के, ठीक है, जुलाई तक, वो कंप्लीट कर लेंगे एक वीडियो में। ठीक, ठीक है, तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता, कार्लोस एल्कराज। और महिला में भी पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखना, मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है, ये नाम याद रखना, महिला में भी। ठीक, नोवाक जोकोविच को हराया, ऑन्स जावेउ करके एक महिला है, उनको इन्होंने हराया। तो बस अपन को पहला ये नाम याद रखना है, ये पुरुष में ये याद रखना है, महिला में ये याद रखना, बस। ठीक है, इतना याद रखना। अगली न्यूज देखते क्या है। 16 जुलाई को हैदराबाद में वार्षिक बोनालू महोत्सव, ये याद रखना। बोनालू महोत्सव कहाँ का है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो हैदराबाद का। ठीक है, याद रखना। और बोनालू महोत्सव है क्या, पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं को अपने सिर पर बोनम ले जाती हैं और मंदिरों में देवताओं को प्रसाद चढ़ाती हैं, ये होता है बोनम। ठीक है, बोनम का अर्थ होता है बर्तन में मीठा भोजन। तो बर्तन में कुछ वो मीठा भोजन रखती हैं, कोई भगवान को चढ़ाती हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाती हैं। ठीक है, तो वो ये बोनालू। ठीक, बोनम से बना है बोनालू। तो याद रखना कहाँ पर मनाया जाता है, हैदराबाद में, क्योंकि ये हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा सकता है। ठीक है, या करंट से रिलेटेड करके पूछा जा सकता है, याद रखना। अगली क्या है न्यूज देखो, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है, मंगोलिया के उलान बटोर में। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है मंगोलिया। ठीक, ये किन दो देशों के बीच है, भारत और मंगोलियाई सेनाओं के बीच है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों की एक्सरसाइज है, या फिर भारत के साथ किस देश की एक्सरसाइज है, तो मंगोलिया। ठीक है, याद रखना। ठीक, बस इतना ही याद रखना, इसमें और कुछ नहीं है। अभ्यास का विषय संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन अपन को मेनली क्या याद रखना है, किन देशों के बीच है, भारत और किसके बीच है, मंगोलिया। नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक, ये याद रखना। आगे देखो, तीसरा G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक लंबानी कला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
ठीक है। अब लंबानी कला ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। G20 की जो बैठक चल रही है अध्यक्षता भारत पर ही है, इसमें जितनी भी बैठकें होती हैं, ठीक, तो उसी एक बैठक है सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक। उसी में क्या है, जैसे पर्यटन की बैठक होती है, विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो उसी में एक सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है, उसमें लंबानी कला है जो उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है लंबानी कला, ठीक। हम्पी में तीसरे G20 सांस्कृतिक कार्य समूह, ठीक है, की बैठक के हिस्से के रूप में लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक। इसमें कुल 1755 लंबनी या लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है लंबानी कला, ठीक है। सुंदर कुशल कला केंद्र से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पेचवर्क वाली जीआई टैग वाली संदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को तैयार किया है, ठीक, याद रखना, ठीक है। और ये क्या, सुंदर कुशल कला केंद्र का लक्ष्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना, ठीक है, जो पारंपरिक शिल्प है उनको जीवित करना, विश्व में उजागर करना, इंडिया में उजागर करना, ठीक है, इन चीजों को बनाए रखना, इसीलिए इनको दिखाया गया G20 की बैठक में बताया गया, ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और जो उनके कौशल का पोषण करके शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ाने, छोटे छोटे लोग होते हैं, ठीक है, ग्रामीण लोग होते हैं, वो अपनी शिल्पकारी से बनाते हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए, ठीक। तो लंबानी कला, ठीक है, लंबानी कला होती क्या है, देखो, लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के कई गांव जैसे संदूर, कैरी टांडा, ठीक है, कैरी टांडा, मरियम नाहल्ली आदि में प्रचलित है ये कला, ठीक है, लंबानी कला। यह मुख्य रूप से लंबानी समुदाय कुशल महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका के लिए किया जाता है, मैंने बताया, ठीक है, जो छोटे छोटे गांव में अपने बनाते कढ़ाई करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए, ठीक, उनको बनाए रखना, उनके कार्य को बनाए रखना, ठीक। और पूछा जाए कहाँ की है लंबानी कला, तो कर्नाटक की, ये भी याद रखना। लंबानी शिल्प में सुंदर कपड़े बनाने के लिए फेंके गए कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनका कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करते हैं, जो कपड़े फालतू होते हैं या यूज करे हुए कपड़े होते हैं फेंक दिए जाते हैं, उनको जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करके एक कला बनाई जाती है। लंबानी कला को बंजारा कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये होती है, ठीक, ये है लंबानी कला। छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं फेंक दिए जाते हैं, बचते हैं, ठीक है, यूज नहीं होता उनका, तो उनसे ये कला बनाई जाती है, ठीक है, ये ठीक। तो लंबानी कला कहाँ की, कर्नाटक की, याद रखना। आगे देखो, आईआईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आबू धाबी में एक कैंपस खुलेगा, तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आईआईटी दिल्ली है वो कहाँ पर खोलेगा अपना एक कैंपस, तो यूएई में, ठीक है, दुबई में, याद रखना। यह आईआईटी का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा। और दूसरा क्या, पहला कौन सा है, पहला था आईआईटी मद्रास, मैंने जून के करंट अफेयर्स में इसको बताया, ठीक है। आईआईटी मद्रास खोला जाएगा जानजीबार, जानजीबार का है तंजानिया में, ठीक है, अफ्रीकी देश है तंजानिया, उसमें एक आईआईटी मद्रास अपना खोलेगा, ठीक। और दूसरा कौन सा, आईआईटी दिल्ली जो अपना यूएई में खोलेगा, ठीक, याद रखना ये दोनों। आगे देखो, सूरत डायमंड फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, उसका नाम है सूरत डायमंड फोर्स, ठीक है, जहाँ पर डायमंड को क्या किया जाता है, सूरत में तराशा जाता है, ठीक है, वो चीज है वहां पे, ठीक। एक उपलब्धि यह है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, भारत की इस इमारत ने दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत के मामले में अमेरिकी पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया। जो अमेरिकी पेंटागन है, ठीक है, उनका रक्षा का जो डिफेंस का है, ठीक, उसको भी इन्होंने क्या किया, पीछे छोड़ दिया, उससे भी बड़ा बना दिया है इन्होंने, ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स, ठीक, इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखें। यह रिकॉर्ड सूरत ने हासिल किया जहाँ धरती के 90% हीरे तराशे जाते हैं, यहीं पे तराश से जाते हैं हीरे, ठीक है, लगभग 90%, याद रखें। इसको किसने कंप्लीट किया, भारतीय आर्किटेक्चर फर्म मार्फोजेनेसिस, ठीक है, ये भी अगर पूछ लिया जाए किस कंपनी द्वारा, किस, वो ये है, ठीक, भारतीय आर्किटेक्चर फर्म मार्फोजेनेसिस ने इस इमारत का निर्माण किया है, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके औपचारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक व्यापार ब्लॉक में शामिल हो गया। अब ट्रांस पैसिफिक व्यापार ब्लॉक ये क्या है, ये किस वाला का नाम है, इसे भी समझ लो, सीपीटीपीपी, ठीक है, इसका नाम पूरा क्या है, सीपीटीपीपी, कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, हिंदी में बोले तो व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता, ठीक है, ये क्या है, देखो,
ब्रुनोई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित पैसिफिक रिम देशों के एक छोटे समूह द्वारा वर्ष 2005 में हस्ताक्षर व्यापार समझौते के परिणाम स्वरूप ट्रांस पैसिफिक भागीदारी टीपीपी का निर्माण हुआ। पहले ये टीपीपी के नाम से जाना था, ठीक है, बाद में ऐसे समझेंगे आगे कि सीपीपी कैसे बना, का निर्माण हुआ, जिसमें 12 राष्ट्र राज्य शामिल थे जब ये बना था 2005 में, ठीक है। इसकी अपन डिटेल समझ रहे हैं, अपन को ज्यादा इतना वो नहीं करना है इसमें, ठीक है, लेकिन कौन हुआ है लेटेस्ट ये याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकलने के बाद ये बाहर निकल गया था संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 के आसपास, ठीक है। तो उसमें क्या है, कितने बचे देश, 11, ठीक है, 11 देश बचे, क्योंकि यहाँ पे 12 थे, अमेरिका निकल गया है, तो टीपीपी में 11 देश बचे हैं, टीपीपी 11 के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये वार्ता जारी रखी, मतलब अमेरिका के निकल जाने के बाद कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, और क्या किया इन्होंने, वार्ता जारी रखी और परिणाम स्वरूप सीपीटीपीपी का निर्माण हुआ, ठीक है। 2019 में इसका निर्माण क्या सीपीटीटी के रूप में कर लिया, सीपीटीपीपी, ठीक है। पहले ये था टीपीपी, ठीक, तो यहां से बन गया है सीपीटीपीपी, ठीक है। आगे देखो, सीपीटीपीपी मूल टीपीपी की तरह ही बताया मैंने, टीपीपी वस्तुओं और सेवाओं के 99% टैरिफ हटाता है। जो इसके सदस्य होते हैं उनसे क्या करता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का टैरिफ होता है, टैक्स होता है, 99% तक हटा देता है। सभी सदस्य देशों वन्य जीव की तस्करी होती है जो, ठीक है, लीगल तरीके से उसे कमी लाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें इसके साथ जो होते हैं इसमें जानवर हैं, हाथी हैं, गैंडे और समुद्र प्रजातियां लाभान्वित होंगी। इससे क्यों होंगी, क्योंकि इस पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है। जो तस्करी होती है इस पर रोक लगाई जाएगी। वो 99% तक ट्रैफिक क्या होता है, टैक्स वगैरह हट जाते हैं इन सदस्य देशों के, जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं। इसलिए सीपीटीपीपी इन देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्यावरण के दुरुपयोग को भी रोकता है, ठीक है, जैसे कि अस्थिर लॉगिंग और मत्स्य पालन आदि। इसका अनुपालन न करने वाले देशों को व्यापार शुल्क का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों को नहीं मानोगे, पर्यावरण की रक्षा नहीं करोगे, जो तस्करी हो रही है उनको नहीं रोको, तो जो इसके सदस्य क्या है, जो 99% करते रहे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे इसका सामना करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है। सीपीटीपीपी ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये याद रखना, ये इसमें कितने देश हैं, 11 देश हैं, याद रखना, ठीक है, ये नाम लिखिए। 11 देशों ने 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में हस्ताक्षर किए थे। जब ये सीपीटीपी बना था, सीपीटीपी, तो क्या बना 2018, क्योंकि मैंने बताया 2018 में ही अमेरिका इससे बाहर हो गया जब ये टीपीपी था, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या सीपीटीपी बना लिया और चिली में हस्ताक्षर हुए, ये याद रखना। और कितने देश है इसमें, 11 देश है। ये इसकी क्या डिटेल, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक, ठीक है, ये भी एक संस्था है रीजनल। जो इसके सदस्य हैं वो सेम इसी के भी सदस्य हैं, सीपीटीपीपी। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीटीपीपी में एपेक के भी सदस्य हैं या नहीं है, ठीक है, तो ऐसे भी बन जाएगा, ठीक। तो याद रखना ये कब बना, 2018 में, ठीक। और मेनली करंट में क्यों आया, क्योंकि जो यूके उसने अभी हाल ही में इसमें ज्वाइन किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, ये याद रखना, ठीक है। ये बस इतना ही तुमको याद रखना, इसकी डिटेल मैंने समझा दी, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये इसके देश हैं देखो, ठीक है, कनाडा, अमेरिका तो अब रहा ही नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ये जापान है, ठीक, मैंने 11 देश बताया वो सब ये है, ठीक है, ये पूरे, ठीक। आगे देखो, राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू जी नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 देंगे। तो भूमि सम्मान का जो अवार्ड है या भूमि सम्मान दिया जाएगा आपको 2023 राष्ट्रपति मुर्मू देंगे। भूमि सम्मान क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लो क्या है। यह उनको दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों की संपत्ति प्राप्त करने में उत्कृष्टता हासिल की, ठीक है। जो लैंड से रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका आधुनिकीकरण किया है, उनको डिजिटलाइज किया है, इसके लिए सम्मान मिलता है, ठीक है। भूमि सम्मान 9 राज्यों के सचिव और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीम के साथ यह प्रदान किया जाएगा, ठीक है।
भारत के राजस्व एवं निबंधन पदाधिकारियों को पिछले 75 वर्षों में पहली बार राज्य में भूमि सम्मान मिलेगा, इसलिए पहली बार मिल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है भूमि सम्मान। ठीक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण किया है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन किया है 94% पूरे भारत में। ठीक, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2024 तक भारत के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के जो डिजिटलाइजेशन है उसके मुख्य घटकों की 100% संतृप्ति करना, मतलब 100% तक ले जाना। जो भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं उनको पूरा 100% डिजिटलाइज करना है। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है और 94 हो चुका है, याद रखना। यहाँ से सीधा बन जाएगा कब तक है? 31 मार्च 2024 तक 100% करना है। ठीक, तो ये इतना थोड़ा इंपोर्टेंट, इसको समझ लेना। ठीक है, आगे देखो। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्यात सूची सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। 17 जुलाई को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष भी आ गए, इनका भी नाम याद रखना, सुमन बेरी। अब अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अपन जब नीति आयोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, इसके जो उपाध्यक्ष। ठीक, 2022 जो निर्यात तैयारी सूचकांक है उसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये इंपोर्टेंट है, ये याद रखना कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटक। ठीक है, और तो कुछ इसमें इंपोर्टेंट ज्यादा है नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है तटीय राज्य हैं उनमें रे अच्छी दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस हुआ है जो तटीय राज्य है। ठीक है, बेहतर तैयारियों और राष्ट्रीय निर्यात में योगदान को दर्शाता है। ठीक, क्योंकि होगा ही तटीय, क्योंकि वहां पर पोर्ट्स वगैरह है, जो भी होता है। ठीक है, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक, इसीलिए वो जो होते हैं तटीय इलाके होते हैं। ठीक है, उसमें ये रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, पर्याप्त परिवहन संपर्क की कमी का उल्लेख करती हुए रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो हवाई संपर्क न होने के कारण या कम होने के कारण भूमि मध्य यानी कि लैंडलॉक्ड जो राज्य है जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उनकी वस्तुओं की आवाजाही में रुकावट आती है। ठीक है, उनमें क्या ट्रांसपोर्ट की कमी आती है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त परिवहन नहीं है और हवाई संपर्क भी ज्यादा नहीं है, कम या फिर कम मात्रा में, इसलिए वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वो कम है, उसमें रुकावट आती है। इसलिए जो लैंड लॉक्ड है उनमें इनका नाम नीचे आता है इस लिस्ट में। ठीक है, और ये देखना, ये तमिलनाडु है तटीय है, महाराष्ट्र भी तटीय है, कर्नाटक भी तटीय है, गुजरात भी है इस लिस्ट में, वो भी तटीय है। ठीक है, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्यों को बाजार विशिष्ट उत्पादों के विकास और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। ये सब चीजें बताई। अपन को बस ये याद रखना है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में फर्स्ट कौन है? तमिलनाडु। ज्यादा हो तो सेकंड और थर्ड याद रख लेना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, आगे देखो। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, याद रखना। तो ये क्या है? पहली बैठक है बिम्स्टेक। ठीक है, उनकी विदेश मंत्री की बैठक कहां पर हुई है? क्वेश्चन बन सकता है, खासकर यूपीएससी और एमपीपीएससी। यूपीएससी में तो मेनली बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से बिम्स्टेक है, एशियन है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो पहली बैठक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, पहली विदेश बैठक बिम्स्टेक की, तो थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल हुए। ठीक है, और इस दौरान जो भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो भारत और म्यांमार, थाईलैंड, ये तीन देशों का त्रिपक्षीय राजमार्ग चल रहा है, प्रोसेस चल रही है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड तक एक राजमार्ग बनाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है करंट का। ठीक है, ये तीनों को, ये तीन राज्य, तीनों देश हैं वो एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बना रहे हैं। ठीक है, ये याद है। आगे देखो, बिम्स्टेक क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखना। यह कब बना? ये 1997 में बना। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह अस्तित्व में आया। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन, कब बना। ठीक है, संगठन में जो सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। ठीक, और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी जीडीपी है। ठीक है, तो ये अपन को ज्यादा याद नहीं रखना कब बना, बस ये याद रखना। बिम्स्टेक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक, और कौन कौन देश हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य हैं।
तो यही पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिए इनमें से कौन नहीं है, चाइना दे दिया, ठीक है, तो चाइना नहीं है, ठीक है, ऐसा बन गया, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, ठीक, तो याद रखना इसको। ठीक, आगे देखो, सरकार ने पशुधन क्षेत्र में पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना, अब पहली बार शब्द यूज हुआ है, नहीं फर्स्ट टाइम हुई है तो ये इंपोर्टेंट हो जाती। सरकार ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म और लघु जो मध्यम उद्योग है उनको ऋण सुचारू रूप से प्रदान करना, ये इसकी इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उनको ऋण प्रदान करना जो छोटे छोटे लघु उद्योग में करते हैं पशुधन, ठीक है, पशुओं को पालते हैं, ठीक है, उसको दूध वगैरह जो बेचते हैं, ठीक है, डेयरी वगैरह, उन सब लोगों के लिए क्या है, एक ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें ऋण प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। क्रेडिट गारंटी योजना मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों, जो पहली पीढ़ी मतलब जो रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर, जैसे मैंने बताया, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ठीक, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन, ये सब चीजें, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब चीजें, ठीक है, समाज में वंचित वर्गों को वित्त की सुविधा पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, उनको आसानी से ऋण पहुंचाने की मदद करेगा क्रेडिट गारंटी योजना, बस इतना याद रखना। आगे देखो, अंशुमन झिंगरन, ठीक है, ये नाम याद रखना। ये क्या है? नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के, ठीक है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, ये याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं नॉर्थ चैनल पार करने वाले, अंशुमन झिंगरन, ठीक, याद रखना। उन्होंने केवल 18 साल और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल पार किया। ठीक है, और नॉर्थ चैनल कहाँ है? नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच स्थित है। इसे ओशन 7 तैराकी में सबसे कठिन माना जाता है, मतलब तैराकी अगर करनी, इसको पार करना तो सबसे कठिन जो चैनल है वो यही माना जाता है, नॉर्थ चैनल। ठीक है, अब आप लोगों का एक काम है कि इसकी लोकेशन देखना कहाँ पर है, नॉर्थ चैनल, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड कहाँ पर है। ठीक है, मैप पे सर्च करना, या मैप उसमें देखना है तो गूगल पे सर्च करना। ठीक, ये काम है होमवर्क। ठीक है, आगे देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में हीट इंडेक्स लॉन्च किया, ये इंपोर्टेंट है। इंडेक्स, हीट इंडेक्स किसने लॉन्च किया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD। हीट इंडेक्स उन क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां तापमान अधिक होगा। ठीक, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर क्या करेगा? ये मार्गदर्शन करेगा, बताएगा कि कैसे वो कम करना है टेम्परेचर, उसके लिए ये चीजें सब बताएगा वो, इसीलिए। ठीक है, हीट इंडेक्स उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव और मनुष्य द्वारा महसूस किए जाने वाले तापमान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ये इसका काम होगा हीट इंडेक्स का। ठीक है, प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक के लिए प्रयुक्त रंग कोड भी दिए गए इसमें। रंग कोड क्या है? अगर हरा इसके द्वारा बताया गया तो उसका मतलब प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। पीला बताया गया 36 से 45 के बीच में है। ठीक है, और नारंगी बताया गया, ऑरेंज कलर, तो ये आएगा 46 से 55 डिग्री। लाल यानी कि डेंजर बताया गया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे। ये इसके क्या कलर है जो डिफाइन करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, बस अपन को याद क्या रखना कि हीट इंडेक्स किसने जारी किया है? तो मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, और ये याद रखना। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, एशियाई बैंक ADB ने इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4 रखा है। ठीक, याद रखना है, मैंने जून में भी बताया था वर्ल्ड बैंक ने कितना रखा है। ठीक है, IMF ने कितना रखा है, एशियाई बैंक ने भी बता दिया कि भारत की जो 23-24 यानी 24 की जो आर्थिक वृद्धि रहेगी वो 6.4% रहेगी। ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि एशियाई बैंक द्वारा कितना अनुमान लगाया गया भारत की आर्थिक वृद्धि का, तो 6.4%। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कितना स्थान मिला? 80, याद रखना। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 87, पिछले साल 87, तो इसमें 80 हो गई, 87 से 80 हो गई। ठीक है, याद रखना। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दावा करने वाले मामले में सिंगापुर ने जापान को पछाड़ दिया। ये इंपोर्टेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, इसलिए इंपोर्टेंट है। क्या चेंज हुआ कि हर बार जापान रहता था फर्स्ट पे, इस बार क्या है? इस बार जापान को पीछे छोड़ दिया किसने? सिंगापुर ने, ये याद रखना। अब सिंगापुर फर्स्ट पर है, हेनली जो होती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें। अफगानिस्तान का सबसे कम है 103वां स्थान, सबसे अंतिम है, सबसे खराब, याद रखना। तो अपने भारत का कितना है? 80, और
फर्स्ट पर कौन है? सिंगापुर, और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। बस ये 3 पॉइंट याद रखना इसमें। आगे देखो, भारत ने 2022 में 93% DPT-3 टीकाकरण कवरेज दर्ज कर लिया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है उसने बताया, WHO ने, ठीक है, बताया कि भारत ने DPT-3 में 93% तक कवरेज कर लिया, टीकाकरण होता है। DPT-3 क्या? डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। पर्टुसिस, टेटनस और डिप्टीरिया जो बचपन में लगाए जाते हैं, ठीक है, वही है ये कवरेज क्या 2022 में 90% थी, और 2019 में 91 और 2021 के अंत में 85% महामारी पूर्व रिकॉर्ड को पार कर लिया। ठीक है, तो 93 हो चुकी है, इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है, तो याद रखना है। DPT-3 बायोलॉजी से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया, इस साइड आ जाओ, ये लाओस वगैरह है, ठीक है, थाईलैंड वगैरह है, वो वाले एरिया, तो इंडोनेशिया वगैरह, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें क्या है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसने 91% तक इसकी पहुंच को बताया, और भारत में ओनली 93%, ठीक, और ओवरऑल जो दक्षिण पूर्वी एशिया है इसमें 91%, और इंडोनेशिया में 85%, बांग्लादेश में 98%, ठीक है, तो ये याद रखना DPT-3, ठीक। तो ये क्या था, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, 3rd वीक का। अब अगला 4th वीक आएगा तो जुलाई क्या होगा अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी, उसे भी देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।